सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कोशिका की बात कर चुके थे हम, अब आगे बात करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। हम ऐसे क्यों हैं या हमारे लक्षण कैसे हैं? हम हमारे माता पिता जैसे होते हैं, कुछ लक्षण हमारे माता पिता जैसे और कुछ लक्षण नए आते हैं। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र सबकी बात करेंगे इस यूनिट में। तो नई यूनिट जो है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। इसको समझें, देखें कि आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहती क्या है। क्या है देखो भाई, एक बात तो तय है कि विज्ञान में पढ़ते हैं, साइंस की ही कोई शाखा है, विज्ञान की ही शाखा है। अब इसमें हम किसका अध्ययन करते? दो चीजों का। एक तो ध्यान देना, जैसे हम किसी भी, जैसे हमारे आसपास भी कई बार देखते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स के यहाँ कोई बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा हुआ, बच्चे के पैदा होते ही लोग क्या कहते हैं कि देखो इसका नाक तो इसके पापा जैसा है, आंखें इसकी माँ के जैसी है, देखो ये कैसे हंस रहा है, देखो ये कैसे, यानी उसके फीचर्स, उसके जो लक्षण दिख रहे हैं उनसे तुलना करने लग जाते हैं। और तुलना भी ज्यादातर किससे होती है? माता पिता से। क्या कारण था? क्योंकि कुछ लक्षण जो होते हैं बच्चे के, कुछ लक्षण माता से आते हैं, कुछ लक्षण पिता से आते हैं। यानी लक्षणों का माता पिता से संतान में जाना, वंशागति, इनहेरिटेंस, किस में अध्ययन करेंगे? आनुवांशिकी के अंतर्गत करेंगे। एक और बात बताता हूं, देखो कई बार क्या होता है, बच्चे में कुछ लक्षण माता के, कुछ लक्षण पिता के है, लेकिन कभी कभी कुछ लक्षण नए ही दिख जाते हैं। भाई आप खुद बताएं, जैसे मान लिया पिता की हाइट है 6 फीट, माता की हाइट है 5.5 फीट और बच्चे की हाइट है 5 फुट 10 इंच। यानी न तो वो माता के बराबर न पिता के बराबर, कोई नया लक्षण आ गया, बीच की हाइट आ गई। ठीक है, तो ये जो सब है हमारे लक्षण, हम हमारे माता पिता के जैसे दिखाई देते हैं, वंशागति। और कई बार माता पिता से भिन्न हम में नए लक्षण आ जाते हैं, जिसे कहते हैं विविधता, डिफरेंसेस। तो वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किस में करेंगे? इस आनुवंशिकी के अंतर्गत करते। परिभाषा कैसे दे सकता हूं, सुनना, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? आनुवंशिकी। फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी में जो अभी अपन ने बात की, ये जो सारी बातें सबसे पहले इसके बारे में बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल के नियम भी हमें पढ़ने हैं, मेंडल के बारे में भी पढ़ना है कि किस पर प्रयोग किया, कैसे किया, कौन से लक्षणों का अध्ययन किया, सारी बातें इसमें आएंगी। तो ये वाली जो यूनिट है इसमें हम मेंडल के नियम और उसके बाद डीएनए, आरएनए और ये वंशागति से संबंधित जो गुणसूत्र होते हैं इनकी बात करेंगे। ठीक है, आगे बताएं। तो आगे बात करते हैं आनुवंशिकी की। अगर मैं बात करूं, दो भागों में बांट सकता हूं आनुवंशिकी, जिसमें एक तो हो जाती है वंशागति, इनहेरिटेंस, और एक हो जाती है विविधता या डाइवर्सिटीज। वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किस में करते हैं? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स में। जैसे अभी मैंने बताया अभी आपको कि परिभाषा कैसे देखेंगे। आनुवंशिकी की परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करते, क्या कहलाती है? आनुवंशिकी। अब है क्या वंशागति किसे कहते हैं?
इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं। देखिए कि माता पिता से लक्षणों का संतानों या ऑफस्प्रिंग्स में प्रकट होना, ये कहलाता है वंशागति। और विविधता का, अगर इसकी परिभाषा कहें कि विविधता क्या है, तो देखें माता पिता से अलग नए लक्षणों का संतानों में प्रकट होना। अब वंशागति तो किस कारण हुई ये देखें, जीन, डीएनए, ठीक है, जीन की बात करें, डीएनए की बात करें, गुणसूत्र की बात करें, ये तो सब आ जाते हैं वंशागति के कारक। फिर बात आती है कि विविधता क्यों आई, ऐसा क्या हुआ कि विविधता आई, विविधता के कारण क्या हैं, इनकी बात करें कि जीवों में विविधता क्यों आती है, इसके कारण देखना, एक एक करके कारण बताता हूं। विविधता यानी नए लक्षण कहां से आते हैं, क्यों आते हैं। विविधता के कारण डाइवर्सिटीज के कारण क्या हैं, देखें। सबसे पहले लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले इस कारण को समझो। देखो, जनन क्या होता है, जीवों में अपने समान नए सदस्य उत्पन्न करने की क्षमता जो कहलाती है, या ये जो क्रिया कहलाती है, जनन क्रिया कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने समान, अपने जैसे नए सदस्य उत्पन्न करने, जनन कहलाता है। अब जनन मुख्यतया 2 प्रकार से देखो, एक तो होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंतर देखते हैं दोनों में। मान लिया कभी कहीं आप घूमने गए, कोई गार्डन में, कोई बगीचे में गए, वहां आपने कोई गुलाब का पौधा देखा, बहुत अच्छे गुलाब के पौधे, उसमें गुलाब के फूल थे। आपका मन क्या किया कि यार ये ऐसा गुलाब का पौधा तो मेरे घर में होना चाहिए, हमारे यहां ऐसा गुलाब का पौधा होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो पौधा है उसकी छोटी सी टहनी का एक भाग काट लो, पीस काट लो, उस टहनी को गीले कपड़े में लपेट लो, गीली मिट्टी में लपेट लो, और अपने घर पर लाकर अच्छी मिट्टी देखकर उसको, तने के टुकड़े को मिट्टी में रोप सकते हैं। थोड़े दिन बाद आप क्या देखेंगे कि उस तने के टुकड़े से पूरा नया पौधा, धीरे धीरे पत्तियां आ रही है, यानी नया पौधा विकसित हो रहा है। ये पूरे घटनाक्रम में कुछ चीजें देखो। वह पौधा जिससे आप टहनी काट कर लाए थे, एक पौधा था। इस एक पौधे से नया जो गुलाब का पौधा आपके घर में उत्पन्न हुआ है, यानी आपके घर में जो गुलाब का पौधा उत्पन्न हुआ, उसके जनक या उसके पेरेंट केवल ये सिंगल, एक अकेला पौधा था। सिंगल पेरेंट, अकेला पौधा। अकेले जीव से नए जीव की उत्पत्ति ये लैंगिक जनन में आती है। और दूसरी चीज देखें, अब जो आपके घर पौधा आया है, आपके घर जो नया पौधा विकसित हुआ है, इसके लक्षण सेम वैसे के वैसे होंगे जिस पौधे की टहनी आप तोड़कर लाए थे। यानी यहां पर क्या हुआ, देखो,
एक अकेला पौधा, इसके सारे के सारे लक्षण इस नए पौधे में आए हैं, सेम टू सेम। क्या कोई दूसरा पौधा था क्या? नहीं था। तो क्या किसी दूसरे पौधे के लक्षण आएंगे क्या? नहीं आएंगे। केवल एक ही जनक और सारे के सारे गुण, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे के सारे फीचर्स उस एक पौधे के आए। तो क्या इस पौधे में कोई विविधता आई क्या? कोई नया लक्षण आए क्या? नहीं आया। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, जैसे अगर जंतुओं में बात करें, पौधों में भी होता है, पौधों में भी बताऊंगा। जंतुओं में हम क्या देखते हैं? एक माता, एक पिता। माता के शरीर में अंडाणु एग का निर्माण हुआ, पिता के शरीर में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण हुआ। जब स्पर्म और एग मिले तो जाकर नई संतान उत्पन्न हुई। यानी कुछ लक्षण पिता के, कुछ लक्षण माता के, और दोनों के मिलने से कुछ नए लक्षण भी आ गए। कैसे समझ सकते हैं इसको भी ध्यान से देखो। कई बार जैसे बचपन में पेंटिंग की होगी, अभी भी करते होंगे कई, तो कई बार क्या करते हैं हम, कलर मिलाकर कोई तीसरा नया कलर बना लेते हैं। जैसे मुझे ऑरेंज कलर बनाना है तो मैं थोड़ा लाल कलर लेता हूं, थोड़ा पीला कलर लेता हूं, दोनों को मिलाता हूं तो ऑरेंज कलर बन जाता है। लेकिन कई बार क्या देखते हैं, अगर ढंग से मिक्स नहीं किया तो कुछ पोर्शन में लाल रंग ज्यादा है, कुछ पोर्शन में पीला रंग ज्यादा है, और बीच में देखते हैं ऑरेंज कलर। कुछ माता के लक्षण, कुछ पिता के लक्षण और कुछ नए लक्षण आ गए। तो नए लक्षण या विविधता उत्पन्न होने का पहला कारण क्या है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न हुई संतानों में नए लक्षण नहीं आते हैं, क्योंकि जनक ही एक था। और भी ऐसे उदाहरण बताऊं, जैसे गुलाब का पौधा नहीं तो कुछ बात नहीं, घर पर आलू लाते, आलू 5-7 दिन 10 दिन घर पर पड़े रह गए तो हम देखते हैं उन पर कुछ हरे हरे से पत्ती जैसी संरचनाएं निकल आती, जिसे आलू की आंख कहते हैं। उस आलू की आंख को तोड़ो और मिट्टी में डालकर टाइम टू टाइम पानी, खाद, बीज का ध्यान रखो उसके, तो क्या होता है, उससे आलू का नया पौधा निकल गया। क्या ऐसे हुआ क्या कि 2 आलू पास में लाकर रखे और तीसरा आलू का पौधा हुआ? नहीं, एक अकेले आलू की, वो भी उसकी आंख से आपने नया पौधा उत्पन्न किया। अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतानें अपने माता पिता के बिल्कुल समान होती हैं और इन्हें हम क्लोन भी कहते हैं। डॉली को क्लोन क्यों कहा गया था? क्योंकि वो अपनी एक जो जनक थी, यानी अपनी मां के बिल्कुल समान थी, इसलिए डॉली को क्लोन कहा गया। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ बात करता हूं लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इससे उत्पन्न हुए जीव अपने माता पिता के कुछ लक्षण दर्शाएंगे और कुछ नए लक्षण दर्शाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन यह कि नए लक्षण आना अच्छी बात या बुरी बात? भाई, माता पिता से अलग कोई नए लक्षण अगर जीव दर्शाता है तो यह विज्ञान की दृष्टि से अच्छा है या बुरा है? ये विर्चो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, बाकी एक ही है, रुडोल्फ विर्चो ही है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन अभी पढ़ेंगे, जब अपन डीएनए पढ़ेंगे तो देखते हैं डीएनए के साथ जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन जुड़ा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो कि गुणसूत्रों का निर्माण करता है, ठीक है। एग्जैक्टली कोई वेरिएशन नहीं आता है और लैंगिक जनन में कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। तो अब बात यह है कि ये नए लक्षण अगर आते हैं तो विज्ञान की दृष्टि से अच्छा है या गलत है? अच्छी बात है, अच्छा है। क्यों अच्छा, ये भी बता दूं। देखो, यहां आ जाता है बीच में डार्विन भी आ जाता है। कैसे, सुनना। देखो, डार्विन ने एक बात कही थी, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं बुरा नहीं है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। कैसे अच्छा? ये देखो, डार्विन ने अपना एक सिद्धांत दिया था, लगभग सभी ने पढ़ा होता है, 10वीं तक सबने साइंस पढ़ी होती है, सबको पता रहता है कि वह जीव जो बदलते हुए वातावरण में खुद को बदल ले, वह जीव योग्यतम होता है। और प्रकृति ऐसे ही जीवों को विकसित होने की आज्ञा देती है या विकसित होने के अवसर देती है। कैसे? अब सुनना। देखो,
जैसे हमारा एग्जाम होता, कोई भी एग्जाम हम देने जाते हैं, वैकेंसी निकल गई, अब पता है कि एग्जाम तो होगा, वैकेंसी अभी निकली हुई है, पता नहीं एग्जाम कब होगा, लेकिन होगा ये बात तय है। बीच में एक दिन कोई नोटिस आता है कि सिलेबस चेंज हो गया। अब सिलेबस चेंज हो गया, ये सुनते ही कुछ स्टूडेंट तो क्या कहते हैं कि यार नहीं, मैंने तो पुराने वाले को बहुत ध्यान से पढ़ा है, मैं तो वही पढ़ के जाऊंगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यार सिलेबस जल्दी से चेंज कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, मैं जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करता हूं। तो अब यहां पर देखो, दो प्रकार के जीव हो गए, दो प्रकार के स्टूडेंट। एक जिसने समय रहते खुद को बदल लिया, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ढाल लिया, और दूसरे जो थे कि नहीं मैं तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगा, दूसरे वो हो गए। तो वे स्टूडेंट जो बदलते हुए वातावरण में, बदलते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद में नए लक्षण विकसित कर लिए, खुद नए जो सब्जेक्ट जुड़े उनको पढ़ने लग गए, उनके सफल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और जो पुराने सिलेबस से पढ़ रहे थे उनके सक्सेस होने के या उनके सफल होने के चांसेस क्या रहते, कम रहते। बदलते हुए वातावरण में जो जीव खुद को या खुद में नए लक्षण विकसित कर लेता है, वह जीव प्रकृति में लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ये डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत था, और डार्विन बहुत फेमस, आज भी डार्विन के सिद्धांत में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जब डार्विन से ये पूछा गया कि भाई ये नए लक्षण आए कहां से, ये तो बताओ, तब डार्विन चुप हो गए। और ये डार्विन के टाइम ही एक दूसरे बड़े सीधे से थे, वैज्ञानिक तो नहीं, पादरी थे वो, मेंडल अपना काम शांति से कर रहे थे। अगर डार्विन थोड़ा बहुत भी मेंडल को पढ़ लेते उस टाइम, तो आज हम मेंडल को नहीं, आज हम डार्विन को ही पढ़ते। मेंडल एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिनके पास कुछ नहीं था। आजकल लोग कितने एक्सक्यूजेस देते हैं कि कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे पास बुक्स नहीं है, कोरोना के लॉकडाउन टाइम में अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से बुक्स लाऊं, कहाँ से मैं करंट अफेयर पढ़ूं, क्या करूं, क्लासेस ये हैं वो है, ऐसी है वैसी है, ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में मैं कैसे पढ़ूं। ये सब एक्सक्यूज होते, सभी बहाने होते, लिटरली बहाने होते। मेंडल के पास कुछ नहीं था यार, वो तो पादरी थे, चर्च में पुजारी थे, कोई माइक्रोस्कोप जैसी कोई अच्छी संरचना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने टाइम से काफी आगे की स्टडी करके गए थे। और जीते जी उनको कोई क्रेडिट भी नहीं दिया। भाई आप तो अगर ढंग से पढ़ोगे सेलेक्ट हो जाओगे, क्रेडिट मिल जाएगा आपको, लेकिन उनको कोई क्रेडिट भी नहीं मिला। लेकिन कभी भी जब मेहनत करते हो, की गई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मेंडल के मरने के बाद 16 साल बाद उनके कार्यों की पुनर्खोज हुई, और ऐसी पुनर्खोज हुई दुनिया को पता चला क्या काम करके गए थे मेंडल। तो आज फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता भी किसको कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। अभावों में होते हुए भी इतना ज्यादा काम किया मेंडल। और मैंने कहा ना, डार्विन भी उसी टाइम, वही टाइम था जब डार्विन भी अपना काम कर रहे थे। लेकिन सबने क्या क्या इग्नोर किया कि यार ये तो पुजारी है, पादरी है, इसको क्या पता क्या होता है साइंस, वो तो हमें पता है। हालांकि मेंडल भी बिल्कुल ऐसे गंवार नहीं थे, पढ़े लिखे थे, बॉटनी उन्होंने भी पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ी थी, फिलॉसफी पढ़ी थी, ठीक है, इसलिए चर्च में पुजारी थे। तो बाकी मैं कहता हूं ना, आजकल जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं है, माहौल नहीं है, ये क्या करूं, ऐसे क्या करूं, घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब बहाने, लिटरली सब बहाने होते हैं। बुरी लगती है बातें, लेकिन सही बात है, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं। तो पहला कारण हमने क्या देखा, जीवों में विभिन्नताएं आने के कारण, विविधता आने के कारण, विभिन्नताएं, नए लक्षण आने के कारण, पहला तो हो गया लैंगिक जनन। दूसरा कारण देखते हैं, दूसरा कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की बात करूं, इसको समझना देखो। हम लाखों सालों में बंदर से मनुष्य बन गए, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन ये परिवर्तन कैसे हुआ, धीमे 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 हुआ है।
लाखों सालों में हुआ है, कई हजारों पीढ़ियां लग गई तब जाकर ये परिवर्तन हुआ। यानी धीरे और सतत चलने वाली क्रिया ये तो कहलाती है विकास, कहलाती है उद्विकास, इवोल्यूशन कहलाती है। कि हम बंदर से मनुष्य बन गए, ये क्या है? विकास है। लेकिन कभी कभी हम क्या देखते हैं कि माता पिता दोनों, उनके जो लक्षण थे उनसे कोई नया ही लक्षण बच्चे में आ गया। होता क्या, इसका कारण बताऊं। देखो आगे सुनते रहना, इनको सबको आगे डिटेल में वापस ये रिपीट होंगे, इसलिए अभी बेसिक एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको जेनेटिक्स का। तो सुनना, हमारे जो लक्षण होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? हमारे डीएनए पर, कि हमारा डीएनए कैसा है। अब उस डीएनए में कई बार ऐसा होता है, भाई इतना पोल्यूशन है आसपास, हम क्या खा रहे हैं हमें ही नहीं पता होता है, इतना प्रदूषण है, पराबैंगनी विकिरणें आ रही हैं, कभी एक्सरे करवाते हो तो कभी एक्सरे, कभी इतने हानिकारक रसायन के संपर्क में आ जाते हो हमें पता नहीं चलता। लेकिन उसका असर क्या हुआ ये देखो। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे डीएनए में चेंज कर देते, और जब डीएनए में अचानक परिवर्तन हो जाता है, वापस सुनना, एक शब्द बोल रहा हूं मैं, अचानक। जब किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ, क्या होता है? डीएनए। तो जब किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में कोई अचानक परिवर्तन हो जाए तथा वह परिवर्तन संतानों में भी वंशानुगत हो, संतानों में भी इनहेरिटेड हो, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज। मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी, उसमें से एक थे ह्यूगो डी व्रीज। ये ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया, लिखवा दूंगा। पौधा था इवनिंग प्रिमरोज, उस पर कार्य करते हुए ये पता किया था। तो उत्परिवर्तन, देखो डीएनए में परिवर्तन हो गया, अब संतान में कोई नया लक्षण आ गया, और नया लक्षण यही तो होता है विविधता। तो उत्परिवर्तन भी एक कारण है जिसके कारण संतानों में नए लक्षण आ सकते हैं। और तीसरा कारण होता है पर्यावरण। एनवायरनमेंट। कैसे? देखो अब सुनो, हिंदी फिल्में जिनको देखने का शौक है वो इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते। 2 बच्चे जुड़वा, एकदम आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ठीक है। पैदा होते ही एक बच्चे को मैं रख देता हूं पृथ्वी की विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में, जहां साल भर तेज बारिश होती है, तेज गर्मी भी पड़ती है, और दूसरे बच्चे को मैं रख देता हूं यूरोप के ठंडे प्रदेशों में। एक विषुवत रेखा पर है, एक यूरोप के ठंडे प्रदेशों में। 10-15 साल बाद अगर हम उन बच्चों को देखें, भले ही पैदा होने के समय वो एकदम जुड़वा थे, एकदम आइडेंटिकल एक दूसरे के जैसे थे, लेकिन जब 10-15 साल बाद देखेंगे तो दोनों में कुछ अलग अलग गुण दिखेंगे। यानी नए गुणों का विकास हुआ। किसकी वजह से? कि एक को तो मैंने रखा विषुवत रेखा पर, तो हो सकता है उसकी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा हो जाएगा, और दूसरे को जिसको ठंडे प्रदेशों में रखा उसकी त्वचा का रंग थोड़ा हल्का रहेगा। और भी ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं। यानी लक्षणों के, नए लक्षणों के विकसित होने का एक कारण पर्यावरण भी है। ये 3 कारण जिनके कारण विविधताएं होती हैं। लैंगिक जनन, भाई सीधी सी बात है, जब 2 अलग अलग जीव मिलेंगे तो जब नया जीव होगा उस नए जीव में आधे गुण एक जीव के, आधे गुण दूसरे जीव के, और कुछ गुण नए होंगे। वो मैंने कलर वाले कॉन्सेप्ट से बताया था, ठीक है। दूसरा उत्परिवर्तन, डीएनए में अचानक परिवर्तन हो गया, ऐसे परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं। ये बच्चों में भी वंशानुगत होते हैं। क्या कहलाए? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहलाते हैं। और पर्यावरण, एनवायरनमेंट की बात करें तो कई बार पर्यावरण के कारण भी जीव में नए लक्षणों का विकास होता है, विविधता का कारण बनते हैं। तो जल्दी से एक बार देख लो, आनुवंशिकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, देखो जो रटने की जरूरत नहीं है, ये अगर फ्लो चार्ट भी ध्यान रखो तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते क्या कहलाती है? आनुवंशिकी।
विविधता के जो कारण हैं वो 3 कारण अभी आपको बताए, और वंशागति क्यों हुई, गुणसूत्र, जीन, डीएनए, जिनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब आनुवांशिकी से रिलेटेड अगर मैं कुछ चीजें बताऊं, ध्यान देना, पूरी आनुवांशिकी जो है ये जेनेटिक्स अगर समझनी है तो अगली जो 1 से 1.5 घंटे की क्लास, कुछ आज की और कुछ अगली क्लास, अगली 1 से 1.5 घंटे की जो क्लास होगी, जिसमें अगली क्लास भी आ जाएगी, उसमें हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। और ये परिभाषाएं अगर ढंग से समझ लेना, 60 से 70% जेनेटिक्स क्लियर हो जाएगी। जब ये परिभाषाएं पढ़ाऊंगा, सारे के सारे मेंडल के नियम आ जाएंगे। मेंडल के नियम अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है, लेकिन सारे यहां पर आ जाएंगे। और अगर ये परिभाषाएं ढंग से नहीं समझी ना, तो आगे मेंडल के नियम भी नहीं समझ में आएंगे। इसलिए परिभाषा इंपॉर्टेंट है। केवल एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं परिभाषाओं पर ज्यादा जोर देता हूं, ठीक है। तो आनुवंशिकी की ये बात अपन ने कर ली। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है, आगे उनके बारे में बात करेंगे अपन। ऑस्ट्रिया के थे, कहां पढ़े थे, वियना यूनिवर्सिटी में क्या पढ़े थे, सब बातें करेंगे, ठीक है। चलें आगे। तो मेंडल कहां के हो गए, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया में भी देख लो, ऑस्ट्रिया में भी अगर बात करें तो हेजेंडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में जन्मे थे, ठीक है। चलें, हाँ फिर कह रहा हूं, जेनेटिक्स बहुत इजी अगर समझ में आ गई तो। अगर आपको मैथ्स थोड़ा ढंग से समझ में आती है तो जेनेटिक्स बहुत आसानी से समझ में आएगी। वो अनुपात 9:3:3:1, 1:2:1, 3:1 कैसे आते, वो सब बातें करेंगे अपन, ठीक है। आगे बात करें। चलें आगे बात करते हैं। परिभाषाएं, हेडिंग ही यही रहती है, परिभाषाएं। पूरे जेनेटिक्स का बेसिक ही यही है। परिभाषाएं समझ ली तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन सही कर पाओगे, और अगर परिभाषाएं ही नहीं समझ पाए तो जेनेटिक्स क्या है ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। समझ में आने पर बहुत अच्छा टॉपिक है ये। चलें, पहली परिभाषा दे रहा हूं, जीन। जीन की बात करता हूं, थोड़ा सा डीएनए, अपन को डीएनए डिटेल में पढ़ना, अभी केवल मैं परिभाषाएं दे रहा हूं, ठीक है। डीएनए होता है हमारा, सभी जीवों में डीएनए होता है, कुछ वायरस को छोड़कर। ये जो कोरोना वाला वायरस है, इसमें डीएनए नहीं होता है, इसमें आरएनए होता है। वायरस एक्चुअली इस चीज का अपवाद होते हैं। वायरस में या तो डीएनए या आरएनए, दोनों साथ साथ नहीं होते, हमारे अंदर दोनों हैं। खैर, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं, डीएनए की। हमारे जो वंशागति का आधार होता है वो ये डीएनए होता है। हम कैसे हैं ये डिपेंड करेगा कि हमारा डीएनए कैसा है। अब डीएनए में भी देखो, पूरा का पूरा जो डीएनए होता है ना, पूरा डीएनए कभी भी हमारे लक्षणों का निर्धारण नहीं करता, लेकिन इस डीएनए के कुछ कुछ भाग होते हैं। जैसे मान लिया इतना सा सेगमेंट, डीएनए का इतना सा टुकड़ा हो सकता है मेरे बालों की हेयर स्टाइल को निर्धारित कर रहा हो, कि मेरे बाल घुंघराले होंगे या सीधे स्ट्रेट होंगे, ये टुकड़ा कर रहा है डीएनए का। हो सकता है एक ये वाला टुकड़ा ये मेरी आंखों का रंग निर्धारित कर रहा है। हो सकता है कुछ टुकड़ा ये वाला मेरे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर रहा है। यानी सुनना, जीन क्या है। अब देखो, जीन डीएनए के वे खंड हैं, डीएनए के वे टुकड़े हैं जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं। हम कैसे हैं ये कौन निर्धारित करेंगे, हमारे जीन, हमारा डीएनए। तो डीएनए पूरा कभी काम का नहीं होता, पूरा डीएनए कभी लक्षणों का निर्धारण नहीं करता। डीएनए के कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं जिनसे लक्षणों का निर्धारण होता है, वो क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, ठीक है। चलें आगे बात करें, ये इसकी परिभाषा लिख दें। ये डीएनए की पूरी बात करेंगे हम। यहां परिभाषा लिख रहा हूं, देखना जीन की परिभाषा क्या है, कि डीएनए के खंड, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए,
डीएनए के खंड जो कि हमारे लक्षण बोले तो ट्रेट्स का निर्धारण करते हैं। अब इस जीन के बारे में अक्सर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मेंडल को तो पता ही नहीं था कि जीन क्या होता है। मेंडल को गुणसूत्र, जीन, डीएनए कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेंडल ने, मैंने कहा ना, मेहनत बहुत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो मेंडल ने मेहनत की, तो मेंडल ने इस जीन के बारे में बताया था। क्या बताया था ये देख लो। मेंडल को ये तो पता नहीं था कि जीन के कारण हमारे लक्षणों का निर्धारण होता है, लेकिन मेंडल ने जीन के बारे में क्या कहा कि प्रत्येक जीव में कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लक्षणों का निर्धारण करते हैं। उनको मेंडल क्या कह के गए? कारक। और ये जो मेंडल के कारक या फैक्टर थे, बाद में पता चला हमें, जब और कोशिकाओं के अंदर खोज की गई, डीएनए गुणसूत्र के बारे में पता चला, तब हमें पता चला कि मेंडल उस टाइम में कारक या जो फैक्टर कह रहे थे वो एक्चुअली किसको कह रहे थे? जीन को कह रहे थे। तो लिख सकते हैं इसमें एक और पॉइंट कि मेंडल आने शुरू हो गए हैं। देख लो, मैंने कहा था परिभाषा में कई चीजें आ जाएगी मेंडल की। तो मेंडल ने जीन को कारक कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कारक या फैक्टर कहा। मेंडल ने जीन को क्या कहा? कारक या फैक्टर कहा। एक्चुअली ये जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। ये भी लिख लेते हैं। बाद में जब पता चला कि ये जीन शब्द दिया जॉनसन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा। इनमें से ही कई बार कोई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, इसलिए परिभाषाएं ध्यान से पढ़ना। तो जीन, डीएनए के खंड जो कि हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं, क्या कहलाते हैं? जीन। मेंडल ने जीन को कारक या फैक्टर कहा था, और ये जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। आगे बात करते हैं जीन के बाद हम आगे बात करते हैं, अगली परिभाषा आती है लक्षण। जब हम यही बात कर चुके हैं कि लक्षणों का निर्धारण जीन करते हैं, तो लक्षण या ट्रेट, इसकी परिभाषा दे रहा हूं, देखना। लक्षण क्या है? ध्यान देना। मेरी आंखों का रंग काला होना, यानी आंखों का रंग काला होना, आंखों का रंग क्या है? लक्षण है। आंखों का रंग लक्षण है, त्वचा का रंग लक्षण है। बालों का स्टाइल, हेयर स्टाइल कैसा है, यानी बाल सीधे घुंघराले, यानी बालों की जो स्टाइल कह सकते हो, वो भी क्या एक लक्षण है। जैसे मैं बात करूं कि मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था। जो ये 7 लक्षण चुने मेंडल ने, जैसे पौधे की लंबाई, ये एक लक्षण जिसका चुनाव मेंडल ने किया था अध्ययन के लिए। उस मटर के पौधे में जो फूल होते, फूलों का रंग लक्षण था। जो मटर के पौधे पर मेंडल कार्य कर रहे थे, उसमें बीज कैसे हैं? गोल हैं या सिकुड़े हुए झुर्रीदार हैं, यानी बीज की आकृति, शेप ऑफ सीड, ये भी एक लक्षण था। तो लक्षण यानी ध्यान देना, जीन की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है। थोड़ा सा परिभाषा को समझना। जीन की अभिव्यक्ति, मेरे अंदर जैसा जीन वैसे मेरे लक्षण होंगे। तो जीनों की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? लक्षणों के रूप में होती है। उल्टा करके बोल दिया, ठीक है। पहले जीन की परिभाषा दी थी, तो क्या हमारे लक्षणों का निर्धारण कौन करते हैं? जीन करते हैं। अब अगर लक्षण की परिभाषा पूछ ली तो क्या कह सकते हैं? जीन की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? लक्षणों के रूप में, ठीक है। आगे बात करें।
चलें आगे बात करते हैं। लक्षण लिख सकते हैं जीनों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, लक्षणों के रूप में होती है। लक्षणों के रूप में होती है। इसमें लिख सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। कौन कौन से 7 लक्षण थे वो भी मैं बता रहा हूं। एक टेबल बना लेते हैं। टेबल को पहले मैं लिख रहा हूं लक्षण, कौन कौन से लक्षण हैं जिनका मेंडल ने अध्ययन किया था। पौधे की लंबाई, ये लक्षण हो गया। दूसरा, फली, जो फली होती है पौधे पर, मटर की जो फली होती है, ठीक है, फली का रंग। तीसरा हो जाएगा फली की आकृति, फली या पॉड, ठीक है, फली की आकृति। आगे बात करें, बीज का रंग, बीज, सीड का रंग या कलर। बीज की आकृति। पुष्प का रंग, कलर ऑफ फ्लावर। और पुष्प की स्थिति, लोकेशन। आगे अभी मैं ये टेबल पूरी नहीं बना रहा, पहले 2 परिभाषाएं पढ़ाऊंगा, फिर आगे वाले कॉलम पूरे करूंगा। यानी यहां पर देखो लक्षण, ये 7 जोड़ी लक्षण इनिशियली मेंडल ने 34 लक्षणों का चुनाव किया था। 34 में से छांटते छांटते आए 22 पर, और फाइनली जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, प्रयोग शुरू किए, तब केवल ये 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, 7 जोड़ी लक्षणों में अब अगली परिभाषा जो होगी, इन लक्षणों के ऑप्शन क्या क्या है, सुनना वापस। मेंडल ने देखा कि मटर के पौधे में जो लंबाई है, लंबाई के 2 ही ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है कि या तो पौधा पूरा लंबा होगा या बिल्कुल बौना हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बीच के मीडियम हाइट वाला कोई होगा, नहीं, केवल 2 ही ऑप्शन, क्या कि पौधा या तो पूरा लंबा या पूरा बौना होगा। फली का रंग या तो हरा या पीला, तीसरा कोई कलर ही नहीं। ऐसा नहीं कि हल्का हरा, गहरा पीला, ऐसा कुछ नहीं, या तो हरा या पीला। फली की आकृति, शेप, या तो फूली हुई या सिकुड़ी हुई, बीच की नहीं है कुछ। और यही मेंडल की किस्मत ने भी साथ दिया। अगर हम वाकई में मेहनत करते हैं कुछ करने के लिए, तो किस्मत साथ देती है। देखें, ये मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया, ये 7 के 2 ही ऑप्शन थे। अब बात आती है, सर ये ऑप्शन वगैरह ये क्या है, इसको थोड़ा समझाओ। देखो, हमारे अंदर ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ए बी, पॉजिटिव नेगेटिव की बात अभी नहीं कर रहा मैं,
आरएच कारक वो है अलग, लेकिन 4 प्रकार के ऑप्शन हैं हमारे मनुष्य में ब्लड ग्रुप के। लेकिन मेंडल ने देखा ये जो मेंडल के निश्चित किए हुए लक्षण थे, सबके 2 ही ऑप्शन थे, और ये मेंडल के फेवर में गई ये चीज। अगर तीसरा कोई ऑप्शन होता तो मेंडल को फिर परेशानी होती। 7 साल तक 1856 से 1863 7 साल तक लगातार उन्होंने मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग किए थे, और इन 7 सालों में ये 7 लक्षणों पर इन्होंने अध्ययन भी किया। तो ध्यान देना, यहां पर मेंडल ने मेहनत की तो किस्मत ने भी साथ दिया। सबके 2 ही ऑप्शन थे, सबके 2 ऑप्शन थे। जैसे अगर पुष्प के रंग की भी बात करूं तो सफेद या फिर बैंगनी, और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि हल्का बैंगनी हो जाए, थोड़ा सा हल्का पिंक कलर का ले लो, नहीं, 2 ही ऑप्शन। बीज का रंग हरा या पीला, 2 ही ऑप्शन, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो पीछे वापस परिभाषा पर लेता हूं मैं। लक्षण जीनों की अभिव्यक्ति किसके रूप में? लक्षणों के रूप में होती है, और मेंडल ने ये 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। कौन कौन से लक्षण थे वो हमने लिख लिए। अब ये लक्षण के बाद ध्यान देना, जो बात अभी मैंने आपको समझाई है वो ही बात मैं अगली परिभाषा उसी की बात कर रहा हूं। अगली परिभाषा यानी विकल्पी। हिंदी में शब्द कईयों को ये नया लगेगा, विकल्पी या एलील जिसे कहते हैं। विकल्पी या एलील, हिंदी में भी ये शब्द ध्यान रखना, एलील इस तरह से लिखा आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। एलील विकल्पी क्या है? लक्षण के ऑप्शन क्या क्या है, यानी लक्षणों के किसी भी लक्षण के 2 या 2 से अधिक विकल्प, उसको ही हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे बात करूं यहां पर मटर के पौधे में लक्षण अगर हम देखें तो लक्षणों में देखें पौधे की लंबाई, या तो पौधा लंबा या पौधा बौना। इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कुछ तीसरा ऑप्शन ही नहीं है इनके अलावा। तो ये जो लक्षण के जो विकल्प उपस्थित हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? विकल्पी, या क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ये एलील कहलाएगा। परिभाषा लिख दूं इसकी कि किसी भी लक्षण के तो हमारे अंदर मनुष्यों में ब्लड ग्रुप के एलील कितने हो गए? ए बी और ओ, मल्टीपल एलील है। हम जब मेंडल के नियमों के अपवाद की बात करेंगे ना, तब ध्यान रखना ये ब्लड ग्रुप आएगा तब, ठीक है ना, तब अपन ब्लड ग्रुप की भी बात करेंगे। खैर, किसी भी लक्षण के 2 या 2 से अधिक विकल्प, ऑप्शन, विकल्प ही विकल्पी या युग्म विकल्पी भी कह देते हैं इन्हें। या एलील कहलाते हैं। तो एलील देख लो परिभाषा, फिर यहां पर परिभाषा में यहीं से देख लो, हाथों हाथ उदाहरण भी देख लेते हैं। पौधे की लंबाई लक्षण था, इस लक्षण के 2 एलील क्या है? या लंबा या बौनापन। लंबापन और बौनापन ये दोनों क्या है? लंबाई के गुण के 2 एलील हो गए। ठीक है, आगे बात करें। मटर का वैज्ञानिक नाम कहाँ? मेरासेटाफाइलम। क्या बोल रहे हो भाई? थोड़ा सा टाइप करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देख लिया करो। अब हाँ, इसमें क्या होता है? पाइसम सेटाइवम बता दूं, ठीक है। आगे चलें, बात करें। तो ये जो लक्षण होते हैं, देखो अब जैसे क्या होता है, कई बार लक्षण जो होते हैं हमारे किससे निर्धारित होते हैं? माता पिता से। अब कई जने क्या होते हैं, कमेंट में लिखते हैं पबजी पबजी पबजी। अब मैं सोचता हूं उनमें ये लक्षण कहां से आया, आज वो भी देख लेते हैं। लक्षण कहां से आते हैं? माता पिता से। अगर कोई पबजी पबजी लिख रहा है तो सोच सकते हैं वो ऐसा क्यों लिख रहा है, ठीक है। ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पता चल जाता है सीधा कि हम कैसे हैं। माता पिता के कारण हो सकता है कुछ
कहीं प्रॉब्लम रह गई होगी, ठीक है, इसलिए पबजी पबजी रह गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे कई बार लक्षण हम पता कर सकते हैं कि कोई इस तरह से कोई हरकत कर रहा है तो कहां प्रॉब्लम रही होगी। खैर आगे बात करते हैं। लक्षण देख लिया, विकल्पी देख लिए। विकल्पी क्या हुए, किसी भी लक्षण के दो या दो से ज्यादा ऑप्शन क्या है, एलील कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, चले आगे बात करते हैं। विकल्पी में हमने देखा, और भी इनके विकल्प बता दूं क्या क्या है। देखो, फली का रंग या तो होगा हरा या तो होगा पीला। फली की आकृति या तो फूली हुई या फिर सिकुड़ी हुई। बीज का रंग या तो होगा पीला या तो होगा हरा। बीज की आकृति या तो होगा गोल या तो होगा झुर्रीदार। पुष्प का रंग, पुष्प के रंग की अगर बात करें, या तो होगा बैंगनी या फिर होगा सफेद। यानी ये जो सारे इधर अपन दो लिख रहे हैं, ये उनके ऑप्शन है, ठीक है। आगे बात करें, चलें आगे बात करते हैं। और लास्ट में जो पुष्प की स्थिति है उसके देखो विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन एलील क्या हो सकते हैं, या तो अक्षीय या कक्षीय, एक्सियल, और एक हो जाते अंतस्थ, टर्मिनल। अब मैंने दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यहां फली के रंग में तो हरा इधर रखा, पीला उधर रखा, जबकि बीज के रंग में पीला इधर रखा और हरा उधर रखा। इसका कारण क्या, उस कारण की बात अब करते हैं। यहां पर मैंने लंबे पौधे को कैपिटल टी से दर्शाया और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि एक को कैपिटल से दर्शा रहा हूं, एक को स्मॉल से दर्शा रहा हूं, इस चीज को अब मैं बता रहा हूं। ये ध्यान से समझना। देखो, अगले जो 5-7 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आगे का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इसलिए एक बार कमेंट को छोड़कर एक बार चीज को समझना। देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, ठीक है। 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स हर सेल में। हर कोशिका में, हर सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। ये जो 46 वाली संख्या है, इसे हम कहते हैं गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कहते हैं, या क्या कह देते हैं, द्विगुणित या डिप्लॉयड कह देते हैं इसे, या इसे अपन 2n कहते हैं। हमारी सारी कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र है, 46। लेकिन अगर मैं बात करूं मनुष्य में, अगर वो मनुष्य नर है मेल है, या अगर मादा फीमेल है, तो इसका अगर इनमें बात करें, नर में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, स्पर्म का। शुक्राणु, स्पर्म। और मादा में बात करूं तो क्या होगा, अंडाणु या एग। हमारी सारी कोशिकाओं में गुणसूत्र 46 थे, लेकिन जो स्पर्म और अंडाणु की बात करूं, स्पर्म और एग की, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, केवल 23 होती है। और ये जो संख्या होती है इसे हम कहते हैं अगुणित या हैप्लॉइड, या इसे n से दर्शाते हैं।
मतलब ये जो 46 गुणसूत्र हैं इनको हम क्या कहते हैं, 23 जोड़ी भी तो कहते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी भी कहते हैं इनको। तो जो 46 गुणसूत्र थे, ध्यान से सुनना, 46 में से 23 तो आए माता से और 23 आए पिता से, जोड़ी में है ये 23। जब शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण होता है तो ये जोड़ी के गुणसूत्र अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। मेंडल का दूसरा नियम ही यही है, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये जो आपके शुक्राणु अंडाणु हैं, शुक्राणु अंडाणु युग्मक, शब्द कईयों के लिए नया होगा, ये युग्मक गैमीट्स कहते हैं। ये युग्मकों की अब आदत लगा लो, खूब आने वाला है इस चैप्टर में। भाई समझने के लिए बता दूं, हमारे शरीर की वो कोशिका जो जनन में भाग लेती है, न केवल हमारे अंदर, दूसरे जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी। पेड़ पौधों में सुना होगा ना, पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो नर युग्मक होते हैं। पौधों में सुना होगा बीजांड या ओव्यूल होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। जब वहां पौधों में परागकण बीजांड से जाकर मिलता है, परागण की क्रिया होती है, निषेचन होता है, तो बीज बनता है और उस बीज से नया पौधा बनेगा। बीज का निर्माण, फल का निर्माण, और फिर उस बीज की सहायता से हम नया पौधा ले सकते हैं। तो बीज पौधों में भी, न केवल हम मनुष्यों में या दूसरे जानवरों में, पौधों में भी पूरा जो पौधा होगा वो तो क्या कहलाता है, द्विगुणित। पौधा तो क्या है, द्विगुणित। लेकिन पौधे की जो जनन कोशिकाएं हैं, जो जनन में भाग लेती हैं, वो क्या कहलाती है, अगुणित, हैप्लॉइड कहलाती है। अब यहां पर ये तरीका क्या है, देखो 46 के आधे क्या हो गए, 23। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे ये लंबेपन का एलील, मटर के पौधे की बात कर रहा हूं अब मैं, लंबेपन का एलील, इसको मैंने किससे दर्शा दिया, मान लिया कैपिटल टी से। और बौनेपन का एलील जो है, इसको मैं दर्शा देता हूं ये स्मॉल टी से। जब मैं केवल एक टी लिख रहा हूं, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो स्मॉल, इसका मतलब क्या है, ये मैं युग्मक को दर्शा रहा हूं, गैमीट को दर्शा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा कमेंट्स पर ध्यान कम करके इधर ध्यान दो, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं है, आगे पूरा डब्बा गोल है। आधी आधी चीजें रखी, यानी ये मैंने युग्मक बनाया है। ये कोई परागकण हो सकता है, ये कोई बीजांड हो सकता है। लेकिन जब मैं जोड़ी में रखता हूं ना, देखो दोनों कैपिटल टी, यानी ये तो है पौधा, ये जीव है, ये जीव के युग्मक और ये जीव है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो हो सकता है, 2 स्मॉल टी या एक कैपिटल एक स्मॉल टी, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, जीव। कभी भी मैं बॉक्स में लिखकर 2 जोड़ी में लिखूं ना, तो ध्यान रखना मैं जीव की बात कर रहा हूं, जीव जी न नहीं, ठीक है, जीव की बात कर रहा हूं। और जब केवल बॉक्स में एक रख रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, युग्मक की बात कर रहा हूं। अब ये चीज देखो, कॉम्बिनेशन क्या क्या थे इनकी अगर बात करूं, आपको कईयों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो एक बार देख लो। ये पौधा जब दोनों ही लंबेपन के जीन कह दो, एलील कह दो, समझने के लिए जीन लिख देता हूं। जब दोनों ही लंबेपन के जीन, तो पौधा कैसा होगा, लंबा। जब दोनों ही बौनेपन के एलील या बौनेपन के जीन दोनों ही आ गए किसी पौधे में, एक आया माता से एक आया पिता से, दोनों जनकों से जब बौनेपन का जीन आया, तो पौधा तय है कैसा होगा, बौना होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। माता की तरफ से कैपिटल टी आ गया, पिता की तरफ से भी कैपिटल टी वाला जीन आ गया, लंबाई वाला, तो पौधा लंबा होना तय था।
माता से बौनेपन का जीना या पिता से भी बौनेपन का जीना या पौधा बौना होगा तय था। लेकिन जब एक तरफ से यानी माता या पिता से एक से तो आया लंबेपन का जीन और दूसरे से आया बौनेपन का जीन, यहां पर सोचने की जरूरत पड़ी। मेंडल ने क्या देखा कि यह पौधा भी कैसा था, लंबा पौधा, और कितना लंबा, जितना लंबा पौधा ये था। ये कैसे हो गया भाई? बौनेपन का जीन तो था, फिर भी क्या हुआ, पौधा लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनना आप देखो कि जो लंबेपन का जीन था उसने बौनेपन के जीन के प्रभाव को आने ही नहीं दिया, उसका प्रभाव प्रकट ही नहीं होने दिया। तो जो लक्षण यहां पर यानी लंबेपन का लक्षण दिखाई दिया पौधे में, यह लक्षण क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है, डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है। और जिसका प्रभाव जीन होते हुए भी प्रभाव नहीं आया, यह क्या कहलाया, अप्रभावी एलील कहलाया। तो जो मैंने यहां पर दो बॉक्स बनाए थे ना, यहां पर एक तरफ मैंने क्या लिखा, लंबा, एक तरफ बौना, तो अब इसका हेडिंग लिख रहा हूं, ये तो है प्रभावी एलील और दूसरा क्या हो जाएगा, अप्रभावी एलील। इसलिए वो जो मैंने कारण बताया ना कि एक तरफ तो यहां पर मैंने हरा रख दिया, इधर पीला और इधर पीला और इधर हरा रख दिया, ऐसा क्यों रखा? कौन सा लक्षण प्रकट होगा दोनों में से, दोनों साथ साथ होंगे ना, लंबा और बौना, दोनों का जीन आया ना, तो पौधा लंबा ही होगा। अगर बीज का हरे रंग का और बीज का पीले रंग का जीन दोनों एक साथ आए ना, तो बीज हरा ही होगा, क्योंकि हरा रंग का एलील क्या है, प्रभावी है। ये सभी इधर वाले प्रभावी हो गए, डोमिनेंट हो गए, और ये सभी इधर वाले क्या हो गए, अप्रभावी। अब सातवां जो लक्षण है पुष्प की स्थिति, ये कईयों के लिए नया होगा कि सर पुष्प की स्थिति क्या है, अक्षीय और अंतस्थ क्या है, ये बता दो। तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। अक्षीय और अंतस्थ वाली जो प्रॉब्लम है इसको भी देख लो। अक्षीय अंतस्थ को यहीं पर समझा देता हूं, चलो। ये पौधा, इसका मुख्य तना, इससे निकली शाखाएं, शाखाएं निकल रही है पौधे से। अब अगर पुष्प यहां पर बिल्कुल टर्मिनल वाले पॉइंट पर यहां पर पुष्प लग जाता है, तो यह कहलाती है अंतस्थ स्थिति, टर्मिनल। अंतस्थ या क्या कहलाएगा, टर्मिनल। बिल्कुल एंड वाले पोजीशन पर अगर ये पुष्प लग गए, ये क्या कहलाएंगे, अंतस्थ। जबकि अगर मैं बात करूं, ये पौधे का मुख्य तना, ये शाखाएं निकल रही है, इन शाखाओं के कक्षों में बिल्कुल यहां पर अगर पुष्प लग रहे हैं, तो ये पोजीशन कहलाती है कक्षीय स्थिति, कक्षीय या अक्षीय स्थिति कहलाती है। ये अंतर है दोनों में, अक्षीय या एक्सियल कंडीशन कहलाती है। ठीक है, और जल्दी से देख लो, फिर एक बार वापस बता रहा हूं, द्विगुणित अगुणित क्या होता है। जब भी मैं ये दो एक साथ लिख रहा हूं, यानी ये जीव है, ठीक है। और अगर ये दोनों की बात करें, ये किसको दर्शाते हैं, अकेले जब होते हैं युग्मक को, गैमीट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। तो इसमें परिभाषाओं में हमने लक्षण विकल्पी एलील की बात की। कौन कौन से 7 जोड़ी लक्षण थे जिनकी मेंडल ने अध्ययन किया था अपने संकरण प्रयोगों में, फिर इनकी स्थिति के बारे में बताया, और अब आपको मैंने बताया कि क्यों ये पौधा लंबा हुआ। एक पौधे का ही लक्षण, एक ही एलील अपना लक्षण प्रभाव प्रकट करता है, जिसे प्रभावी एलील कहते हैं। जिसका प्रभाव इस स्थिति में प्रकट नहीं होगा उसे अप्रभावी एलील कहते हैं। तो 2 परिभाषाएं और हो गई है, प्रभावी अप्रभावी। इनके बाद भी और परिभाषाएं, जो अगली क्लास में मैंने फिर भी कहा था आपको कि परिभाषाएं ये खूब लंबी चलेंगी। 2 मेंडल के नियम अपन पढ़ चुके हैं। ये जो पौधा लंबा हुआ ना, ये मेंडल का प्रभाविता का नियम है, पहला नियम ही यही है। केवल इसको देखकर मेंडल का नियम बोल सकते हो। कैसे देखो, यदि किसी लक्षण के 2 विपरीत एलील
दो विपरीत एलील, एक लंबेपन का एक बौनेपन का लक्षण, दो विपरीत एलील एक ही जीव में उपस्थित हैं, तो उनमें से केवल एक एलील, ये कैपिटल टी, केवल एक एलील अपना अपना प्रभाव प्रकट करता है, जिसे प्रभावी एलील कहते हैं, तथा ये परिघटना प्रभाविता कहलाती है और इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। पहला नियम ये था। जब युग्मक बने तो ये दोनों अलग अलग जोड़ी में, जैसे अगर ये एक कोई जीव है, इसमें जब युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल वाला और एक ये स्मॉल टी वाला, ये मेंडल का दूसरा नियम आ जाता है कि युग्मकों का निर्माण होते समय ये जो जोड़ी के अलग अलग एलील होते हैं अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और युग्मक किसी भी लक्षण के लिए हमेशा क्या होता है, शुद्ध होता है। ये अपन आगे और पढ़ लेंगे। तो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में भी परिभाषाओं की बात करूंगा, तो ध्यान से परिभाषाएं, फिर कह रहा हूं, परिभाषाएं समझ में आ गई तो जेनेटिक्स 70% से भी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अदरवाइज अगर परिभाषाएं समझ में नहीं आई तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए परिभाषाओं पर थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।